तो अभी मैं एक ऐसे जमीन पे खड़ा हूं जो तैर रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा स्कूल जिसकी प्लेग्राउंड जमीन पर नहीं है, जहां बच्चे बस से नहीं ऐसे नाव चला के स्कूल आते हो। पढ़ाई तो वही है लेकिन पता अलग है। मेरे पीछे जो आपको ये स्कूल दिख रहा है, ये है इंडिया का और शायद पूरे दुनिया का सबसे अनोखा फ्लोटिंग स्कूल। जी हाँ, एक ऐसा स्कूल जो पानी में तैर रहा है। जब मैं इस जगह के बारे में सुना था तो मुझे लगा था सिर्फ यहाँ पे एक स्कूल ही है जो शायद तैर रहा है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्कूल नहीं, ये पूरा गाँव ही तैर रहा है। वेलकम टू मणिपुर इंडिया एंड दिस इज द फ्लोटिंग विलेज कॉल्ड चंपू खांगपुक। ये पूरा का पूरा हिल रहा है। ओह, ये तो पूरा एकदम डांसिंग मैट जैसा बन चुका है। ये मैजिक जैसा लग रहा है कुछ। इसे देख रहे हैं, ना तो ये कंक्रीट है, ना ही ये बैम्बू या लकड़ी से बना है। इसे कहते हैं फुमदी। कुदरत का बनाए हुए जादू आपको देखने के लिए मिलता है मणिपुर के इस लोकताक लेक में, जहां इन्हें ऊपर से देखने पे ये कुछ रिंग के शेप में दिखते हैं। लोकताक लेक के चारों तरफ यही फुमदी आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें से एक के ऊपर फिलहाल मैं खड़ा हूँ। ये एक ऐसा लैंडमार्क है जो तैर भी रहा है और हिल भी रहा है अपने जगह पे, लेकिन डूब नहीं रहा है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये टोटली नेचुरल है। ये खुद में एक ग्लेशियर जैसा होता है, जिसका 30% हिस्सा ही आप ऊपर देख सकते हो, बाकी 70% हिस्सा इसका नीचे है। और ये बनती है कुछ इस टाइप के घास, डेड प्लांट्स और मिट्टी से। तो जैसे ही यहाँ के पेड़ पौधे मर जाते हैं, वो ज़मीन पे चले जाते हैं नीचे, और फिर मिट्टी से जुड़ के एक लेयर बनाते हैं। और इसी लेयर की प्रोसेसिंग से बार बार यही होते होते एक लेयर बाय लेयर एक सरफेस बन जाता है, जिसके बीच में इसी प्लांट से निकले हुए ऑक्सीजन रहती है, और ये सब मिल के इसको फ्लोट करवाते हैं। और ये जितना दिन बाय दिन ज़्यादा से ज़्यादा मरते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। और लास्ट में फिर कुछ ऐसा लैंड मास बनता है जो कुछ इस टाइप का एक कारपेट बना देता है पानी के ऊपर, जो हवा के साथ तो तैरता है लेकिन ये डूबता नहीं है। और इसके ऊपर मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, ये मेरा वेट भी ले सकता है। अभी शायद आपके भी दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि अगर ये फुमदी नेचुरल है तो क्या ये रिंग के शेप में ही बनते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। फुमदी एक नेचर मेड फ्लोटिंग मैट जैसी होती है, जिसे मणिपुर के लोकल लोग मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग इन नेचुरली मेड फुमदीज को काट के पहले रिंग के शेप देते हैं, और इन्हीं रिंग के बीच में जाल लगा के ये लोग मछली पकड़ते हैं। और इन डिजाइन्स को लोकल लैंग्वेज में कहते हैं अत्तपम। और इन फुमदीज को बिना हिलाए, उनके शेप को बिना बिगड़े उन तक पहुंच के फिशिंग करने के लिए यहाँ के लोकल्स इस्तेमाल करते हैं इन चप्पू वाले नाव की। इसके ऊपर खड़े होने का एक अपना मज़ा है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करते हो तो ये भी आप देख सकते हो क्या हाल है इसका। और अभी तो इसका आधा हिस्सा ज़मीन में है, लेकिन जब ये पूरा पानी में रहता है तो इसको कंट्रोल कर पाना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्किल है, और यहाँ के लोग इसमें बहुत ज़्यादा माहिर है। ये है लोकल लोगों का आने जाने का ज़रिया, इसे कहते हैं ही। ये जो आप नाव देख रहे हो, इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ये आगे से बहुत ज़्यादा पतला और नुकीला है, और पीछे से थोड़ा मोटा है। इसमें बैठने का जगह भी है। सामने का जो नुकीलापन है उसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो फुमदीज होती है उनको चीरने के लिए, उनको कटने के लिए वो हेल्प करती है। और पीछे वाला जो पोर्शन है वो बैठने के लिए है, और बीच में रखी जाती है मछली और पौधे, जो भी यहाँ के ज़रूरत होती है ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ के लोकल लोग। और ये बहुत ज़्यादा हल्का है, और इसका रीज़न भी यही है कि यहाँ का जो पानी है वो काफ़ी चिचला है। ये कितना ज़्यादा गहरा है, इसको ज़रा नीचे करके एक बार दिखाइए। ये ऊपर तक आता है, गले तक। मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है। और जो फुमदीज है उनको काट के उसके बीच में से जाने के लिए नाव का हल्का होना ज़रूरी है, नहीं तो ये दब जाएगा। तो ये है यहाँ का लोकल नाव ही। क्या आप सोच सकते हैं कि जो इंडिया का एक हिस्सा आज इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, वहीं दूसरे हिस्से में कुछ लोग इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं बस रोज़ाना
दिन चलाने लायक पैसा कमाने के लिए। जहाँ पक्के सड़क से कई किलोमीटर का रास्ता पार कब हो जाए हमें समझ ही नहीं आता, वहीं इस लोकताक लेक के इन डेंस फुंगडीज के बीच में से इस दलदल वाले जमीन से 1 किलोमीटर नाव लेके जाना कई घंटों का सफर बन जाता है। कठिनाई भले कितना हो, लेकिन ये लोकताक लेक ही है जो यहाँ के लोकल्स को रोजगार का और जीने का जरिया देते हैं। ये पौधा यहाँ पे लोकल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये अभी छोटा है, लेकिन बाद में ये बड़ा जब बन जाता है तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके के फ्रूट्स हैं जो बड़े हो जाने पे और भी ज़्यादा फूल जाते हैं, और उसके बाद इनको काट के इनको अलग तरीके से प्रेस करके इसका पतला पतला शीट बनाया जाता है, जिनकी मदद से यहाँ के लोकल लोग इनसे हैंडक्राफ्ट्स के सामान बनाते हैं, जैसे बैग्स हो गए और भी चीज़ें बनाई जाती है। तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं उगता है, इसका इस्तेमाल करके यहाँ के लोग रोज़गार का ज़रिया भी बनाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खास पौधा है, इसका नाम है काबोकांग। सो ये यहीं पे मिलती है। और इस लेक से मिलने वाले मछलियों को बेच के ही यहाँ के लोग अपना घर चलाते हैं। मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला फुंदी मिलती है लोकताक लेक के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ रोजाना नाव से इन तक पहुँचना काफ़ी ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क बन जाता है। इसी वजह से यहाँ के लोग इस लोकताक लेक के बिल्कुल सेंटर में ही फुंदीस के ऊपर घर बना के रहते हैं। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि फुंदी के ऊपर ऐसे बांस डाली हुई है और उसके ऊपर हम चल रहे तो कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ये ज़मीन पूरा अंदर धंस रही है, लेकिन एक्चुअली ये जा नहीं रही है, ये बस ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा है। और मैंने कभी इससे पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब हम इस घर को अंदर से देखते हैं कि यहाँ के घर कैसे बनते हैं और कैसे बनाई जाती है। बाहर से देख के जितना लग रहा है कि एक बांस से बनी हुई घर है, जिसके ऊपर ये जो घास टाइप के चीज़ें से इसको ढक दिया गया है और ऊपर टीन डाली हुई है। किसी घर के ऊपर यहाँ पे सोलर पैनल्स भी दिख रहा है। अब अंदर चल के देखते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है ये घर। तो क्या आप सोच सकते हैं, मैं अभी एक फ्लोटिंग हाउस के अंदर हूँ लोकताक लेक में, और मेरे पीछे आप जो ये बिस्तर देख रहे हैं ये किसी शहर के घर का बिस्तर लग रहा है। जैसा हमारे वहाँ पे होता है ऐसा ही एक बिस्तर यहाँ पे भी बनी हुई है, और यहाँ पे नेट लगी हुई है। एकदम आम जिंदगी जैसी एक बिस्तर इस फ्लोटिंग हाउस के अंदर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होती है क्योंकि ये पूरा लेक के ऊपर ही है, तो इसकी वजह से हर एक घर के अंदर हमें ऐसे नेट लगे हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो ये है एक बिस्तर। आइए और भी चीज़ें देखते हैं घर में क्या क्या है, क्योंकि ये ऐसे जगह पे बना हुआ है घर जहाँ पे बिजली पहुँच नहीं सकती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक ही ज़रिया बच जाता है, जो कि है सोलर पैनल। तो यहाँ पे घरों के अंदर सोलर पैनल लगे हुए हैं और बैटरीज रखी हुई है, जिससे कि इमरजेंसी के समय भी यहाँ पे बिजली का सप्लाई होता रहे। और लोगों को यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक लाइट जल जाए या बेसिक जो चीज़ें होती है वो काम कर जाए, उसके इंतज़ाम यहाँ पे अच्छे से किया गया है। तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि एक इलेक्ट्रिसिटी का कोना है घर का, और ये कोना आपको हर एक घर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसको ज़रा देखिए, ये क्या है? आप में से कोई भी अगर बता सकते हैं ये क्या है तो मैं आपको बता दूं, ये नेचुरल वाटर प्यूरिफायर है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के पास कोई साफ पानी का जरिया नहीं है, जो पानी है वो बस लेक से ही मिल सकती है। इसकी वजह से यहाँ के लोग ऐसे फिटकिरी का यूज़ करते हैं। फिटकिरी जो हमारे हर एक घर पे मौजूद होता है, उसको यहाँ पे पानी के अंदर डाल दिया जाता है, और उससे जो है जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है और साफ पानी इनको मिल जाता है। तो ये है यहाँ पे पानी पीने का जरिया। बाकी कुछ घरों के अंदर ऐसे आरओ रखा हुआ है, जो देख के काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे जगह पे भी आरओ होना कितना ज़्यादा बड़ा बात है। लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका है जो यहाँ के लोकल लोग हर घर में यूज़ करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं नेचुरल वाटर प्यूरिफायर। सो ये है अब घर का वो हिस्सा जो इस घर का सबसे मेन है, जो इनकम का ज़रिया है। ये हर एक घर में मौजूद है। इसे कहते हैं लेरंग। लेरंग मतलब आप बोल सकते हो इसे एक टाइप का चूल्हा, जो हमारे घर पे भी मौजूद होता है। बस इसमें फ़र्क यही है, इसमें लकड़ी डाल के इस पर आग लगाई जाती है, और इसके ऊपर जो आप देख सकते हो इसको बोलते हैं चालन, और इसको हम बेसिकली जाल भी बोल सकते हैं एक टाइप का। और इसके अंदर जो है जैसी आग जलाई जाती है, ऊपर मछलियाँ डाली जाती है। जो मछलियाँ यहाँ के पानी से यहाँ के मछुआरे पकड़ते हैं, और उसके बाद उस पर आग जला के उसको सुखाया जाता है, और सूखने के बाद ही उसको बाज़ार में भेजा जाता है ताकि बेचा जा सके और पैसा कमाया जा सके। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ लेयर बाय लेयर है, हम देख सकते हैं।
जिस हर एक लेयर के अंदर मछलियों को डाला जाता है और जैसे जैसे वो सूखते जाते हैं उसको ऊपर नीचे करके और भी आसानी से उनको सुखाया जाता है। और हर एक घर के अंदर ये मौजूद है। साथ ही साथ एक और चीज़ मौजूद है, वो है दूसरा किचन सेक्शन, जहाँ पर हम देख सकते हैं गैस स्टोव भी है और गैस भी है। पता नहीं यहाँ पे गैस कैसे पहुँच रही है, जहाँ पे हमारा पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे गैस भी है। गैस कहाँ से आती है? गैस नाव पे गैस लेके आते हैं आप? क्या बात है। और यहाँ के हर एक घर पे 2 किचन है। एक सेक्शन है जहाँ पे मछली ड्राई किया जाता है, दूसरा सेक्शन है जहाँ पे खाना बनाया जाता है। तो इतना सा घर, जो घर पानी में तैर रहा है, उस घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल होना, गैस का होना किचन में और एक बिस्तर का होना कोई मामूली बात तो है नहीं। आप लोगों का घर तो मतलब बाहर से लेके अंदर तक पूरा हिल रहा है चारों तरफ से, जहाँ पे पैर रखो। तो ऐसे घर में रहने से आपको कोई दिक्कत नहीं होती? कोई यूं नहीं कहा, थोड़ा हवा तेज आने से ये लोग थोड़ा डर दे, क्योंकि जो फुमडी है हाँ। तो बड़ा वाला फुमडी आएगा तो ये इसको टक्कर मार के लेके चले जाएगा, और उसी का थोड़ा डर रहता है। जब यहाँ के लोगों के घर परिवार मेनलैंड से इतना ज़्यादा दूर काफ़ी हद तक डिस्कनेक्टेड हो, ऐसे में खाना पानी और बिजली का जुगाड़ तो फिर भी हो जाता है, लेकिन यहाँ के बच्चों का बेसिक एजुकेशन का क्या? इसी सोच से यहाँ के लोकल लोगों ने मिलकर बनाया लोकताक एलिमेंट्री स्कूल, जो इस लोकताक लेक में बस 160 घरों के बच्चों का पढ़ाई का इकलौता जरिया है, जहाँ पे बच्चे स्कूल आते हैं नर्सरी से लेके क्लास 3 तक पढ़ाई करने के लिए। यहाँ के बच्चे या तो नाव पे चढ़ के या नाव खुद चला के स्कूल आते हैं। तो ये है लोकताक एलिमेंट्री स्कूल। ये भी कोई आम स्कूल जैसा ही है बाकी इंडिया का, बस फ़र्क इतना है कि ये एक फ्लोटिंग स्कूल है और इस फ्लोटिंग स्कूल का ये इनसाइड का नज़ारा है, जहाँ पे क्लासरूम में अभी पढ़ाई चल रही है और टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं। 2 बच्चे आए हैं नाव से पढ़ने के लिए। हाँ सर, तो बताइए इस स्कूल के बारे में, ये स्कूल कैसे बना और क्या था इसको बनाने के पीछे का वजह? इसके पीछे का बनाने का बस सबसे मेन वजह है, क्योंकि जितना भी फैमिली रहते हैं यहाँ पे, वो लोग का छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा तो अपने माँ बाप के पास तो रहना ही है, तो इसलिए तो एक स्कूल तो चाहिए होता है, इसलिए सबसे मेन रीज़न है वही है। तो सबसे पहले मेन रीज़न वही है, इसके कारण हमने ये 2015 के अराउंड ये स्कूल शुरू किया था। अच्छा। तो ये अभी स्कूल पे प्री से लेके क्लास 3 तक पढ़ाए जाते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले PRDA वो लोग ने थोड़ा फंडिंग दिया था। अच्छा। और उसके बाद जो मणिपुर का अलग अलग NGO है, वो सब डोनेशन भी दे रहा है इसको चलाए रखने के लिए। और अभी जितना भी घर है यहाँ पे, मतलब स्पेशली यहाँ का चप्पू कांपो पे, हर घर से हर महीने 100 रुपया ये लोग कंट्रीब्यूट करता है। डोनेशंस लेके जो यहाँ का मेंटेनेंस है वो सब कर रहा है, और जो यहाँ पे पढ़ा रहा है टीचर से, वो लोग का सैलरी भी वैसे निकाल के दे रहा है। तो ज़रा सोचिए इस बात को कि एक तो कितना ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे ये स्कूल को मेंटेन करना, कि जितने भी घर है यहाँ पे सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने तरीके से, और सबके कंट्रीब्यूशन से ये स्कूल चल रहा है, जहाँ पे इनके बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। और इस स्कूल को और भी ज़्यादा बड़े तरीके से चलाना चाहिए और भी लोगों को इसके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि अपने आप में बहुत यूनिक है। ऐसा स्कूल इंडिया में कहीं नहीं है और वर्ल्ड में भी ऐसा स्कूल कहीं नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ स्कूल और घर ही नहीं है जो इस फुमदी के ऊपर बने हैं, यहाँ पे एक ऐसा फुमदी भी है जो 40 स्क्वायर किलोमीटर तक लंबी है, जिसके ऊपर बसा है दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसके अंदर मिलती है संघाई डियर, जो मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। इस लेक में मिलने वाला फुमदी, उसके ऊपर बनाए गए घर, स्कूल और नेशनल पार्क, इंसान और कुदरत ने मिलकर एक ऐसा लैंडस्केप बनाई है जो शायद कुछ ही समय में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आ जाए। ये जगह इतनी सुंदर है कि लगता है किसी फेरी टेल की कहानी हो, लेकिन ये सुंदरता भी अभी खतरे में है, क्योंकि गर्मी के सीजन में इस लेक का पानी काफी ज्यादा सूख जाता है और ये फुमदी नीचे जाके तल तक बैठ जाती है, और ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। इसी वजह से इस नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए नेचर के इस इकोसिस्टम का बैलेंस पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो काम यहाँ के लोग बरसों से करते हुए आ रहे हैं। और ना ही सिर्फ ये नेचर के साथ रहते हैं, बल्कि इसे संभालते भी है, और हमें एक बात सिखाते हैं कि हर एक इंसान को नेचर के साथ लड़ना नहीं, उसके साथ बहना चाहिए। सो मिलिए इनसे
ये है मिस्टर माई पाक चाओ। मैं इन्हीं के होम स्टे में रुका और यहीं से सब कुछ एक्सपीरियंस किया, वो चीज़ें देखा जो इनके बिना देखना पॉसिबल नहीं था। तो आप बताइए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और कौन से आपके एरिया में कहानी है जो आप सबको बताना चाहते हैं।